एक महीने से कोई लैपटॉप नहीं आ रहा चैनल पे, जनता नाराज हो गई हमारी। आज ऐसा लैपटॉप है भाई, मजा आ जाएगा देख के। हाई एंड गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, नशीली लुक्स और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है। दिस इज एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 i7 14 Gen RTX 4060 के साथ। कर ले फिर रिव्यू। एक ये बॉक्स निकलता है और एक ये अपना लैपटॉप भारी प्रोटेक्शन में। दो मोटी मोटी पुस्तकें, पावर केबल, पीसी वाली पावर केबल है जैसे हाई वोल्टेज में यूज होती है ना। ओए होए भाई, इतनी मोटी और इतनी बड़ी पावर ब्रेक है। ये एक्चुअल में ईट है। 330 वोल्ट्स का आउटपुट है इसका। केबल की मोटाई देख रहे हो भाई साहब, क्या है ये? इसे कहते हैं जल्लाद चार्जर। ओहो भाई इसकी शक्ल देख के कौन दीवाना नहीं बनेगा इसका। मैं तो बन गया। लुक्स के बारे में आते हैं, पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो। प्रोसेसर है इसके अंदर i7 14700HX 20 कोर्स 28 थ्रेड्स के साथ, जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर है और 12 एफिशिएंसी कोर्स। और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है इसकी 5.5 गीगाहर्ट्ज की, काफी खतरनाक है ये। ग्राफिक कार्ड है इसमें RTX 4060 8GB VRAM के साथ, फुल फ्लेजेड 140W TGP आती है। और इसमें सेम प्रोसेसर के साथ RTX 4050 वाला वेरिएंट भी है और i9 के अंदर 4070 वाला वेरिएंट भी आ रखा है। कस्टमाइजेशन बहुत है भाई साहब, अगर कहोगे तो उनके रिव्यूज का भी जुगाड़ कर देंगे, पर कमेंट जरूरी है उसके लिए। रैम है इसके अंदर 16GB की सिंगल चैनल DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज की। एंड हाँ, ये अपग्रेडेबल है, 32GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो। और क्योंकि सिंगल स्लॉट में है तो एक और स्लॉट में 16GB की लगा के सीधा 32GB हो जाएगी। तो अब 8GB का जमाना गया मेरे भाई। स्टोरेज के लिए 1TB की Gen 4 SSD है इसके अंदर। रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल एकदम Gen 4 के हिसाब से तगड़ी आती है। और इसमें ना RAID 0 SSD मिलती है हमें, तो उससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है एंड SSD की स्पीड्स भी बेटर है, क्योंकि RAID 0 वाली SSD ना डेटा को टुकड़ों में स्टोर करती है। अपने को-पायलट जी का भी यही कहना है। और SSD अपग्रेड करने के लिए भी एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है हमें, और पर स्लॉट 1TB तक तो मिनिमम हो ही जानी चाहिए, क्योंकि 1TB तो लगी लगाई भी मिल रही है हमें। पर क्योंकि ये फुल फ्लेजेड हाई एंड गेमिंग लैपटॉप है तो इस पे 2TB भी हो सकती है अपग्रेड। श्योर न्यू, बट करके देखना पड़ेगा। वो 1TB तो पक्का हो जाएगी। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3। MS ऑफिस इंक्लूडेड नहीं है अभी के लिए, तो कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है, Amazon वगैरह कहीं पे भी देखो। बट हाँ, Xbox गेम पास फ्री मिलता है इसमें हमें 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, तो वो एक फायदा है बस। तो अपर लिड का डिजाइन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है भाई। यहाँ पर हमें प्रीडेटर का लोगो मिलता है और ये RGB लाइटों के साथ ग्लो करता है। मस्त मस्त लाइट आती है। लाइट बंद करने पे तो पुराने वाला प्रीडेटर लोगो दिखता है। ये काफी ज्यादा तगड़ी चीज करी है डिजाइन में। बाकी नंबर छाप रखे हैं और बिल्कुल एकदम गेमिंग डिजाइन दे रखा है। यहाँ पर एक ग्लास जैसा कुछ लगा रखा है ट्रांसपेरेंट सा, जिसके अंदर हीलियोस नियो 16 लिखा हुआ है और काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये भी भाई। बट हाँ, ये ग्लोसी है तो स्क्रैच आ सकते हैं, इस पे थोड़ा संभाल के रखना। पीछे में एग्जॉस्ट में मिलते हैं, बहुत ज्यादा तगड़ा डिजाइन है जिनका, और पोर्ट्स वगैरह बीच में घुसा रखे हैं। लेफ्ट और राइट साइड पे भी एग्जॉस्ट वेंट के साथ हमें मिलते हैं पोर्ट्स, और नीचे की साइड में हमें रबर ग्रिप्स वगैरह मिलती है मोटी मोटी, और वेंट्स काफी सारे खुले खुले मिलते हैं भाई। और पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का है, नीचे से भी है मेटल है ना। अपर लिड अपनी एल्यूमिनियम बिल्ड में आती है, तो बिल्ड क्वालिटी तो देखने में काफी ज्यादा स्टडी लगती है। एंड ओवरऑल हीलियो 16 जो लास्ट टाइम आया था ना, काफी ज्यादा उससे इंस्पायर कर दिया इसकी लुक। बट हीलियो 16 तो और भी खतरनाक है इस बार वाला, मतलब आएगा तो दिखाएंगे तुम्हें। मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैं एसर के स्टोर के लॉन्च इवेंट में गया था अभी रिसेंटली, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था। फॉलो कर दो भाई, थोड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे तुम्हें। तो अगर तुम में से कोई भी दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद से है, तो नोएडा के अंदर DLF मॉल ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्रीडेटर का स्टोर खुला है। वहां पर जाकर विजिट करके तुम लिटरली गेम वगैरह खेल सकते हो, प्रीडेटर की सारी सीरीज एक्सप्लोर कर सकते हो। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोर बना है भाई। मतलब यूपी में ऐसे बहुत कम ही स्टोर है, इवन इंडिया में भी बहुत कम ऐसे तगड़े स्टोर है। तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मन बन रहा है तो वहां जाके विजिट जरूर करना। बाकी हिंज भी मुझे इसका बहुत ही ज्यादा स्टेबल लगा भाई। प्रीडेटर की बिल्ड में ना ज्यादा शक कर नहीं सकते, हमेशा से ही तगड़ी आई है। एंड वोबलिंग भी देख सकते हो, बिल्कुल है ही नहीं भाई, मतलब बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में हल्का फुल्का फ्लेक्स है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है भाई, ना बराबर। 2.6 kg का इसका वेट है। एंड अगर इसे चार्जर के साथ लेके घूमोगे भाई तो 3.9 kg, मतलब 4 किलो का हिसाब किताब बन जाएगा ये, जो कि बहुत भारी हो जाएगा भाई। के लिए तो जिम मारनी पड़ेगी भाई, खुद को कह रहा हूं मैं। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक RJ45 लैन पोर्ट, एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। और ये हाई स्पीड वाले माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम तुम 1TB तक का भी SD कार्ड इसके अंदर आराम से लगा सकते हो। तो स्टोरेज वगैरह एक्सपेंड करने के लिए या कोई भी अपना काम हो यूज कर सकते हो। और हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए तो भाई वरदान है ये। राइट साइड पे हमारे पास एक केंजिंगटन लॉक और 2 USB Type-A 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स, जिसमें से एक है अपना पावर ऑफ चार्जिंग वाला। लैपटॉप बंद है तो चार्जिंग वगैरह फेंक सकता है, वही पता होगा तुम्हें। और बैक साइड पे भी थोड़े बहुत पोर्ट्स हैं इसके, काफी सारे दे रखे हैं भाई। एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है हमें, एक HDMI 2.1 का पोर्ट और 2 USB Type-C Thunderbolt 4 के साथ। तो भाई पावर डिलीवरी, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले शेयर सपोर्ट, वो भी अपने डेडिकेटेड
ग्राफिक कार्ड से है और HDMI वाला पोर्ट भी अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से ही डिस्प्ले शेयर करेगा। तो एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के अगर गेमिंग करनी है ना तो वो तीनों पोर्ट्स हो जाएगी और एक साथ तुम 2-3 डिस्प्ले भी आराम से शेयर कर सकते हो। 2 तो मिनिमम हो ही जाएगी। अंदर का डिजाइन इसका काफी सोफिस्टिकेटेड सा है, बहुत ज्यादा कोई गेमिंग कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, मतलब प्लेन सिंपलिस्टिक सा है जो कि प्रीमियम भी लगता है और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का पूरा। कीबोर्ड हमारा 4 जोन RGB कीबोर्ड है। अब जितने भी नए लैपटॉप्स है सब में आ रहा है डेडिकेटेड को-पायलट की। अब धीरे धीरे सभी लैपटॉप्स में तुम्हें ये बटन देखने को मिलेगा, AI हैज अराइव्ड। एंड कीबोर्ड के ऊपर थोड़े बहुत छेद वेद मिलते हैं, जिसके बगल में मिलता है एक डेडिकेटेड मोड स्विच करने का बटन, जिससे अलग अलग पावर मोड में स्विच कर सकते हैं हम। बाकी कीबोर्ड की क्वालिटी लास्ट जनरेशन जैसी ही है, बिल्कुल एकदम तगड़ी, पिछली बार बढ़िया थी। टाइपिंग वाइपिंग करो, कोई भी काम करो भाई तुम्हें मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी RGB को प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जाके कस्टमाइज कर सकते हैं या होम पर सारे स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं। पावर लगाने के बाद हमें परफॉर्मेंस और टर्बो वाला मोड भी अनेबल मिल जाता है। फैन की स्पीड कंट्रोल कर लो और ये रही अपनी लाइटिंग। कवर की जो पीछे अपना ये लोगो है की भी लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल सेटिंग्स के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड को अगर तुम्हें ऑप्टिमस पे करना है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे करना है, बेसिकली अपने मक्स भी चाहिए। और यहाँ पर बैटरी चार्जिंग वगैरह ऑप्टिमाइज करनी हो, पावर ऑफ USB चार्जर को ऑन ऑफ रखना है और स्क्रीन, कीबोर्ड और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी आप पर्सनल सेटिंग्स, चेकअप, मॉनिटरिंग और बहुत सारी चीजें जब तुम यूज करोगे तो अपने आप समझ जाओगे और मुझे काफी काम का लगता है ये प्रीडेटर सेंस वाला सॉफ्टवेयर। ट्रैक पैड भी इसका अच्छा खासा बड़ा लगा मुझे, बढ़िया क्वालिटी है इसकी भी, मतलब जेस्चर वगैरह सारी चीज सपोर्टेड है एंड क्लिक्स का फीडबैक भी बढ़िया है, खटखट नहीं लगती। बाकी ज्यादातर लोग तो माउस ही यूज करने वाले हैं, बट स्टिल ट्रैक पैड की क्वालिटी अच्छी दे रखी है भाई। एसर लिटरली इसे प्रीडेटर AI लैपटॉप कह रहा है, तो मतलब ऐसा क्या AI भर दिया बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो को-पायलट डेडिकेटेड बटन दे रखा है, जैसे ही दबाओगे तुम इसके अंदर यहाँ साइड से अपीयर हो जाएगा और ये चैट GPT का बढ़िया वाला वर्जन कह सकते हो, क्योंकि इससे तुम जो चैट GPT से सवाल जवाब करते हो वो सब कर सकते हो, कुछ भी लिटरली इससे तुम पूछ सकते हो, इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, PDF समराइज करवा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काफी सारे टूल्स हैं जो इसके थ्रू तुम यूज करके करवा सकते हो। बेसिकली जो काम ऑनलाइन जा करके तुम्हें करने पड़ते थे वो अब एक बटन दबा के तुम्हारे लैपटॉप के अंदर ही चल जाएंगे सारे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। और को-पायलट इतनी फैली हुई है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाई जा सकती है, कहोगे तो मैं बना दूंगा भाई, कमेंट करो। अपने वेब कैमरा के अंदर भी यहाँ पर हमें 2-3 चीजें मिलती हैं, इसका नाम क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। जैसे मैं अगर दूर जा रहा हूँ तो देखो बिल्कुल सेंटर स्टेज जो एप्पल का फीचर है ना वो चीज है इसके अंदर। एंड अगर आई कॉन्टैक्ट एनेबल करोगे तो अगर मैं राइट में देख रहा हूँ तो देखो ये अभी भी मेरी आंख दिखा रहा है कि मैं सामने देख रहा हूँ यार, ये सही चीज दे रखी है। और इसके अलावा प्योरीफाइड वॉइस को अगर जाके एनेबल करोगे तो नॉइज कैंसिलेशन वगैरह कर देगा ये। बाकी यहाँ प्रेफरेंसेस के अंदर जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हो और ये सारी चीजें यहाँ से भी हो जाएंगी। बैकग्राउंड इफेक्ट भी मिलता है हमें, ऑन कर देंगे अगर तो पीछे बिल्कुल ब्लर कर देगा बैकग्राउंड। बाकी ये सर प्योरीफाइड वॉइस कंसोल भी मिलता है हमें, जिसके अंदर तुम एक एक चीज को मैनेज कर सकते हो। जैसे पर्सनल कॉल पे अगर AI नॉइज कैंसिल करना है या कॉन्फ्रेंस पे करना है, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करनी है, और ये सारी चीजें भी इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और स्पीकर्स के अंदर भी जो नॉइज रिडक्शन है वो भी यहीं से हो जाएगा कंट्रोल। लाइक अगर तुम किसी से मीटिंग पे बात कर रहे हो और उसमें पीछे से नॉइज आ रही है तो अगर तुम अपने स्पीकर पे एनेबल कर दोगे तो तुम्हारे स्पीकर के थ्रू तुम्हें कम नॉइज आएगी। ये चीज हेडफोन पे भी शायद काम करती है। तो ओवरऑल ये मान लो कि अब छोटी छोटी चीजों में भी AI घुस चुका है, कहीं से नहीं छोड़ेगा ये हमें। तो डिस्प्ले के अंदर WQXGA 2560x1600p के रेजोल्यूशन के साथ IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है इसका, 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जो इसका i9 वाला वेरिएंट है उसमें 240 हर्ट्ज आता है। NVIDIA G-Sync का भी सपोर्ट है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इस बार, लास्ट टाइम 400 थी तो वो भी बढ़ा दी गई है। एंड कलर गैमेट की बात करें तो 100% sRGB मिलता है हमें, लेकिन HDR का सपोर्ट नहीं है इसमें। बट स्टिल यू समझ लो डिस्प्ले ऐसी है कि आउटडोर में भी विजिबिलिटी बढ़ गई है। प्लस अगर तुम्हें कोई कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हैं, फोटो एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है, भाई सारी चीज हो जाएंगी क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर है। मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो खर्चा लोग करते हैं मेरे हिसाब से। तो ये इसका वेब कैमरा 720p वाला दे रखा है, मतलब 1080p मेरे हिसाब से दे सकते थे तो बढ़िया रहता। अभी लाइटें बढ़िया है तो बढ़िया लाइटों में तो बढ़िया क्वालिटी आ जाती है, उसमें तो दिक्कत लगेगी नहीं तुम्हें। बाकी वैसे भी तुम्हें दिख ही रहा होगा पंखा चल रहा है तो कितनी आवाज कैंसिल आउट हो रही है बता देना कमेंट में, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब भी मार देना। आजकल गाना कौन सा वायरल हो रहा है? स्पीकर्स की आवाज काफी सही लगी मेरे को भाई, एवरेज से तो डेफिनेटली ऊपर है क्योंकि लाउडनेस वगैरह ठीक लगी मुझे। बाकी DTS:X अल्ट्रा का हमें सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिलता है तो इसके अंदर जाके अगर वॉइस पे सेट कर दोगे तो आवाज काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी, बेसिकली लाउडनेस बढ़ जाएगी। तो अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो बहुत सारी चीजें। बैटरी हमें मिलती है इसके अंदर 90 वॉट आवर्स की। अगर इस सांड जैसे लैपटॉप से बैकअप निकालना है ना तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि लो ब्राइट
ब्राइटनेस पे यूज करो, कीबोर्ड बैकलाइट बंद कर लेना, बैटरी सेवर ऑन करके 60 हर्ट्ज पे चलाना और IGP मोड ऑन रखना, मग स्विच में जाकर के चेंज कर लेना, तब ये लैपटॉप नॉर्मल यूज पे 4 से 5 घंटे का बैकअप दे देगा। अगर ऐसा नहीं करते तो 2-2.5 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना। खाता है भाई, क्या करे, गेमिंग लैपटॉप है, जितना खिलाओ उतना कम है इसको। अब आती है अपनी परफॉर्मेंस, तो उसके लिए मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे। सिनेबेंच 2024 के अंदर तुम देख सकते हो हमें ग्राफिक्स क्वालिटी का स्कोर और CPU का स्कोर ये मिलता है। सिनेबेंच R23 के अंदर हमें ये स्कोर मिलता है, गीकबेंच 6 के अंदर हमें ये स्कोर मिला था और ग्राफिक्स क्वालिटी के अंदर ये स्कोर आता है। PC मार्क 10 के अंदर हमें काफी अच्छा स्कोर मिल रहा है यार। 3D मार्क टाइम्स पाई एंड VR मार्क का स्कोर भी देख सकते हो, तगड़े स्कोर निकल के आ रहे हैं भाई सबके अंदर। तो ये ग्राफिक कार्ड VR गेमिंग भी करवा देगा, इससे ये तो पता चल गया। मेनली अगर CPU की बात करें तो इस बार वाला जो अपना i7 14700HX है, ये लास्ट जनरेशन के 13700HX से काफी अच्छा इंप्रूव कर दिया भाई, परफॉर्मेंस तगड़ी हो गई है। बट लास्ट जनरेशन के i9 जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, पर क्योंकि अपना पुराने वाला i7 के साथ जो प्रीडेटर न्यू है वो भी इसी रेट में चल रहा है, तो इससे बढ़िया नए वाला लेने में फायदा है भाई। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि हल्के में मत लेना इसे। बाकी प्रैक्टिकली तुम फोटो वीडियो कोई भी एडिटिंग या एनिमेशन वाले काम कर सकते हो 4K लेवल तक। मैंने जितना टेस्ट किया भाई, आराम से तुम 4K एडिटिंग कर लो, बढ़िया लेवल की एकदम वीडियो एडिटिंग अगर तुम्हें करनी है। इवन आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी अगर यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे खासे लेवल के काम झेल लेगा भाई ये। या फिर अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं जैसे कि ब्लेंडर, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर वाले काम, या फिर अगर गेम डेवलपमेंट जैसे हैवी टास्क भी करना चाहते हो तो काफी हद तक तो भाई ये ग्राफिक कार्ड करवा देगा। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि तुम्हें अपना काम देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे काम 4090 वाले हैं तो 4090 के लिए जाना, या PC बिल्ड करा लो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। बट कॉलेज लेवल तक किसी भी लेवल के 3D वाले काम करने हैं तो वो सब आराम से इस लैपटॉप में तुम कर सकते हो। बट स्टिल एक बार अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना। मोटे काम करने हैं तो मोटी पार्टी बनना पड़ेगा ना भाई, पैसे फूकने पड़ेंगे। वैसे आइडल तुम यूज करोगे तो फैन बहुत ही ज्यादा क्वाइट है इसके, बिल्कुल ना बराबर आवाज मतलब आती ही नहीं है, क्वाइट पे रहते हैं। बट अगर फैन स्पीड को जान करके मैक्स आउट कर दोगे तो काफी अच्छी खासी लाउड हो जाएंगे, फिर सुनाई दे रहा होगा। तो अगर ये नहीं सुननी तो अपना इको मोड पे रखो, बिल्कुल आवाज ही नहीं आएगी। वैसे एसर ने इसके अंदर लिक्विड मेटल 5th जनरेशन एरोब्लेड टेक्नोलॉजी यूज करी है। अब ये कितना ज्यादा अच्छा काम करेगी वो तो गेम टेस्ट में ही पता लगेगा। कर ले फिर गेम टेस्ट। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया एंड हाँ 1600p पे टेस्ट हुए सारे गेम। टर्बो मोड पे हमने सारे गेम्स टेस्ट करे हैं, तो हमारे पास 140-150 के आसपास FPS टच हो रहे थे। टेम्परेचर 84-85 डिग्री ज्यादा नहीं गए, जो कि इतनी हाई वोल्टेज पुश करने के बाद भी ठीक है, क्योंकि GPU 96-97 वॉट्स तक अपना पुश कर रहा था और ये गेम बहुत ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव भी तो बन चुका है भाई। बाकी साथ साथ रूम टेम्परेचर भी देखते रहना क्योंकि गर्मी आ गई है ना भाई अब। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया, बिल्कुल एकदम फुल हाई सेटिंग्स के ऊपर, ये भी 1600p पे टेस्ट हुआ है। तो FPS हमारे पास 120-130 तक आ रहे थे, कभी कभी 150 तक भी टच हो रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और अपना CPU भी वही 60 वॉट्स तक टच हो रहा था, मतलब अच्छी खासी पावर ड्रॉ कर रहे हैं दोनों CPU GPU। एंड टेम्परेचर 84-85 डिग्री तक मेंटेन थे। रूम टेम्परेचर जबकि हायर साइड था अपना, क्योंकि मैंने AC नहीं चला रखा था। अगर AC चला लोगे तो 3-4 डिग्री कम हो जाएंगे टेम्परेचर। देन वेलोरेंट टेस्ट किया 1600p पे फुल हाई सेटिंग्स करके, और इसके अंदर हमें 300-350 तक FPS मिल रहे थे, कभी कभी 400 तक जा रहे थे, बट जनरली 300-350 के आसपास हमें FPS आ रहे थे, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और CPU इंटेंसिव है तो उस हिसाब से CPU बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 60 वॉट्स तक पावर ड्रॉ हो रही है बढ़िया वाली, और टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें देख ही सकते हो। 32GB रैम हो गई तो और ज्यादा बवाल मच जाएगा। देन रेड डेड रिडेम्पशन 2 टेस्ट किया एंड इसके अंदर देख सकते हो हमने AC ऑन कर दिया था, तो इतनी ज्यादा हाई पावर ड्रॉ हो रही है, 100+ वोल्टेज 110 तक अपना GPU कंज्यूम हो रहा है। स्टिल टेम्परेचर आर 80 डिग्री के आसपास, 84-83 डिग्री, जो कि बहुत ही ज्यादा सही चीज है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़े नहीं। और बाकी FPS 60-70 अपने पास मस्त आ रहे थे, तो यूं समझ लो कि भाई थर्मल्स में कोई कमी नहीं है, और ग्राफिक कार्ड और CPU दोनों अच्छी पावर पुश करने के केपेबल हैं। देन गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, DLSS ऑफ और ऑन करके साइड बाय साइड देख सकते हो कितना फर्क है। रूम टेम्परेचर 30-34 डिग्री के आसपास ही था अपना, तो उस हिसाब से देख सकते हो थोड़े टेम्परेचर अपने हायर साइड चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली AC नहीं चला रखा था मैंने इसमें भी, वरना अगर AC चला लोगे तो 85-86 डिग्री तक आ जाएंगे टेम्परेचर, जो कि अब मुझे लगता नहीं बार बार बताने की जरूरत है, समझ गए होगे तुम। देन COD वॉर्जोन टेस्ट किया एंड यहाँ भी देख सकते हो साइड बाय साइड कितना डिफरेंस है। एक्सट्रीम प्रीसेट के हिसाब से बुरे नहीं है यार, देखो 50-60 FPS ही मिलेंगे, ज्यादा तो क्या ही मिलेंगे। DLSS ऑन करके तुम एक्सट्रीम प्रीसेट पे 80-90 FPS निकाल ही सकते हो। बट अगर ज्यादा ई स्पोर्ट्स वाला मजा चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि सेटिंग थोड़ी लो कर देना, वेरी हाई तक रख लोगे तो भी ठीक है, आराम से 120-130 FPS आ जाएंगे फिर। एंड हाँ 1600p पे टेस्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। देन हमने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया, तो साइड बाय साइड यहाँ देख सकते हो कि अगर DLSS बंद रखते हो और फ्रेम जनरेशन और DLSS को अगर ऑन रखते हो तो कितना फर्क है, अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, मतलब 50-60 FPS सीधा बूस्ट हो जाएंगे। अगर बिना DLSS के भी खेलोगे तो भी आराम से वेरी हाई प्रीसेट पे गेम चल रहा है बढ़िया 70-80 FPS पे, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। 40-60 है, इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं। देन रे ट्रेसिंग के साथ देख सकते हो कि अगर फ्रेम जनरेशन DLSS को ऑन रखते हो तो कितना डिफरेंस आता है, अच्छा खासा डिफरेंस
डिफरेंस है। बिना फ्रेम जनरेशन के वेरी हाई प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग मत खेलना, क्योंकि गेम अटकता है भाई थोड़ा बहुत। वेरी हाई प्रीसेट है ना भाई, या तो प्रीसेट कम कर लेना, बट हाँ रे ट्रेसिंग हाई पर भी अगर करोगे तो भी खिला देगा लैपटॉप। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने सारे। रूम टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास था। देन साइबरपंक टेस्ट किया, यहाँ पे DLSS ऑफ और ऑन करके देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। फ्रेम जनरेशन से भाई 50-60 FPS बिल्कुल बढ़िया मस्त बूस्ट हो जाते हैं, अदरवाइज बिना उसके तो 30-40 ही आ रहे थे। अब अल्ट्रा प्रीसेट है तो उस हिसाब से इतने ही FPS आते हैं। बाकी टेम्परेचर भी सही मेंटेन्ड है 80-85 डिग्री तक। देन उसके बाद रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया भाई, और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा नहीं झिलती भाई किसी भी लैपटॉप से, बट स्टिल इसने 15-20 FPS हमें निकाल के दे दिए। और अगर उसमें भी फ्रेम जनरेशन वगैरह ऑन कर दिया तो 50-60 FPS चले गए। तो मतलब भाई ये इतनी अच्छी चीज है कि तुम्हें रे ट्रेसिंग अल्ट्रा भी खिला दे रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो अपने इस वाले वेरिएंट का प्राइस अभी चल रहा है 1.49 लाख, एंड प्राइस हायर साइड पे इसलिए नहीं लगा मुझे क्योंकि अभी इसका जो पुराना वर्जन है 13 जनरेशन i7 वाला, वो भी समथिंग इतना ही चल रहा है। अगर तुम्हें 4050 वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए तो वो 15,000 रुपए सस्ता है अभी। तो मतलब अपने हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन चूज करोगे उस हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। अगर Helios 16 की तरफ जाना है तो उसमें सिर्फ i9 वाला वेरिएंट ही आएगा, वो 2 लाख तक आएगा। पर मेरी मानो तो मैं यही कहूंगा कि अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि 14 जनरेशन के साथ अभी बहुत सारे लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं। टफ सीरीज आएगी, लीजन सीरीज आएगी, ROG सीरीज आएगी, मतलब प्रीमियम सेगमेंट में तो बहुत सारे लैपटॉप आने वाले हैं तगड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ। तो थोड़ा वेट कर लो, ज्यादा अच्छी और बेटर डील समझ आ जाएगी तुम्हें। बाकी अगर 1.5 लाख तक का बजट है और एक तगड़ा लैपटॉप सोच रहे हो तो इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली एक अपग्रेड तो मैं कहूंगा इसे कर दिया है सर ने। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अगर इसे खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, लेटेस्ट प्राइस वगैरह भी चेक कर सकते हो। बाकी मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।